हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की और जैसा कि चैप्टर 4 आपका यहाँ पर चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में आगे कुछ नए टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन में हमने नॉमेनक्लेचर आपका शुरू किया था, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिए थे, जो कि कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉनों, कार्बन और किसी अन्य परमाणु के बीच में उनके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बन रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखा था, 3 टाइप के होंगे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जहां एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वहां एकल सहसंयोजी आबंध बनेगा, जहां 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी वहां डबल बॉन्ड होगी बनेगा, यानी कि द्विसहसंयोजी आबंध। और जहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी होगी वहां ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग आपकी होगी। ओके, देन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात की थी, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जिसे कहा जाता है। यहाँ पर आपने देखा था कि कैसे किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों की अगर साझेदारी हो रही है तो उसको आप संरचना के रूप में कैसे बताएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपने देखा था, मीथेन का आप लोगों ने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और वाटर का मॉलिक्यूल आप लोगों ने यहाँ पर देखा था। इसी तरह से आप अन्य भी कई अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखा सकते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में वो आपका थोड़ा वीक है, तो इसलिए आपके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो लो हो जाते हैं। इसके अलावा ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन आपके ऑप्शंस होते हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, 3 एलोट्रॉप्स मिलते हैं आपको, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन, जिनके बारे में आपने पढ़ लिया था। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन आपने समझा था कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है, जिसमें कि पहली प्रकृति है कैटिनेशन की, श्रृंखलन का गुण उसमें पाया जाता है। उसकी प्रकृति ऐसी होती है क्योंकि उसकी 4 संयोजकता है, तो उनको संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए वो क्या करता है, 4 अलग अलग जगह से बंध बनाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कभी कभी 2 परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग भी होती है। तो इस तरह से वो दूसरे परमाणु से जुड़ रहा है और जुड़ करके श्रृंखला में एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा चतुसंयोजकता आपने बोला कि टेट्रावेलेंट नेचर भी इसका होता है, जिसमें कि वो 4 अन्य परमाणुओं से या फिर कुछ परमाणुओं के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग करके अपना कंपाउंड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा बने हुए उन दोनों के जो यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जिसमें आपने सबसे पहले एलिफेटिक या ओपन चेन की बात की, जिसमें आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आप एल्केन्स को पढ़ते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n आपका क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कितनी संख्या में वहां कार्बन के परमाणु हैं वो बताता है। तो n की वैल्यू आपके पास होगी, तो आप H की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एल्केन्स के लिए। ओके, जिसका एग्जांपल आपने यहाँ पर इथेन देखा था। इसके बाद हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या देखा, एल्कीन और एल्काइन की बात की, जहां एल्कीन्स क्या है कि अब आप एल्केन्स में ये भी पढ़ते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, वहीं एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन और कार्बन का ही दूसरा परमाणु होगा जिनके बीच में द्विआबंध देखने को मिलेंगे, तो उनको आपका एल्कीन्स कहा जाता है यहाँ पर। और साथ ही ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं और इनके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके कम हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है। देन थर्ड है आपका एल्काइंस। एल्काइंस के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ये भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर आप क्या कहते हैं कि अब कार्बन और कार्बन जो आपस में जुड़े हुए हैं परमाणु, वो त्रिआबंधों द्वारा जुड़े होंगे, यानी ट्रिपल बॉन्डिंग वहां पर देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के आपने कुछ एग्जाम्पल देखे। सैचुरेटेड में एल्केन्स आता है, जिसका एग्जांपल ब्यूटेन था। एल्कीन्स में आपने इथीन देखा यहाँ पर, और वहीं अनसैचुरेटेड में जो दूसरा एल्काइन है उसमें आपने प्रोपाइन देखा। ओके, देन हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स की बात की थी कि क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह क्या होते हैं। तो आपने बोला मैम कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन कर रहा है, वही हमारा फंक्शनल ग्रुप है।
यानी कोई एक अणु है और उस अणु से कोई एक परमाणु जुड़ा हुआ है या परमाणुओं का समूह जुड़ा हुआ है, और वही परमाणुओं का समूह या परमाणु उस पूरे अणु के लिए क्या कर रहा है, रासायनिक गुणों का निर्धारण कर रहा है। तो उस जो आपका परमाणु है या परमाणुओं का समूह है उसे प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। देन हमने कुछ टाइप के प्रकार्यात्मक समूह यहाँ पर देखे थे या क्रियात्मक समूह। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH आता है, जिसके लिए अल्कोहल ग्रुप भी आप इसे कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें CHO होता है, एल्डिहाइड, और जब ये आईपीएससी में अल भी आप इसके लिए पढ़ते हैं जब ये सफिक्स में जाता है। ओके, कीटोनिक ग्रुप, कीटोन ये क्या करता है, ये आपको दो एल्काइल ग्रुप को जोड़ने में दिखाई देगा, यानी दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में पाया जाएगा। CO इसके लिए आता है। ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप हमने देखा COOH, जिसको कि अगर ये किसी मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ है, COH है प्रेजेंट, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। ओके, देन हेलोजन, हेलोजन आपके क्या है, एक वर्ग है पूरा पीरियोडिक टेबल में, जिसमें कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं और ये सारे हेलो एलिमेंट्स कहलाते हैं। हेलो होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, जिनसे कि क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं, लवण बनते हैं। ओके, तो ये भी अगर किसी ग्रुप से जुड़ रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल से जुड़ रहे हैं, किसी अणु से जुड़ रहे हैं, तो वहां पर ये एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करते हैं और ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करेंगे। ओके, यहां तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे किसकी, आज के सेशन में बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। अब नाम कैसे लिखा जाएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है बच्चों, कोई भी, मैंने आपको कल एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जैसे सभी बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है, उसके दो नाम होते हैं। एक होता है प्रसिद्ध नाम जिसे आप कहते हैं, या ऑफिशियल नेम भी उसको आप कहते हैं। तो जो आपका रिकॉर्ड्स वगैरह में होता है वो ऑफिशियल नाम है। इसके अलावा एक नाम होता है जो कि घर में बोला जाता है, कॉमन नेम, सामान्य नाम होता है जो। तो दो नाम होते हैं। इसी प्रकार से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या कंपाउंड है जो, उनके भी दो दो नाम होते हैं। एक कॉमन नेम होता है, दूसरा IUPAC नेम होता है। कॉमन नेम कौन सा होता है, जो कि क्या हो रहा है, आप किसी भी अलग अलग एरिया में कॉमन नेम अलग अलग हो सकते हैं एक ही चीज के, ठीक है ना, कि इस जगह पर कुछ और बोल रहे हैं, इस कंट्री में कुछ और बोल रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उसी चीज के लिए दूसरा और नाम यूज कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कोई एक नेम होता है जो वहां और यहाँ सब जगह सेम होगा, है ना। ऐसे ही क्या होता है कि कॉमन नेम होता है कंपाउंड के, जो हो सकता है कि उनके जो सोर्सेज हैं, जहां से उनको प्राप्त किया जा रहा है, जो उनके स्रोत हैं, उसके नाम पर रखा गया हो। वहीं एक नाम, जब ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी कि क्योंकि कंपाउंड्स के अलग अलग नाम हो रहे थे, लेकिन हमें तो इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड वाइड एक ही नाम चाहिए ना, तो उसकी जो प्रॉब्लम थी उसे दूर करने के लिए फिर क्या किया गया, IUPAC ने रिकमेंड किया कि कुछ रूल्स बनाते हैं जिनके आधार पर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, या नामकरण किया जाएगा। तो फिर IUPAC ने कुछ रूल्स दिए, नियम बताए, उन नियमों के आधार पर हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण किया, और नामकरण करना हमने सीखना है। तो यहाँ पर इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बाय देयर इंडिविजुअल कॉमन नेम, क्योंकि मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये डिफिकल्ट है, यानी कि ये मुश्किल है कि हम सभी इतने लाखों कंपाउंड्स का अलग अलग कॉमन नेम याद कर पाए। Thus, to systemize the nomenclature of organic compounds, IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, हैज गिवन सर्टेन रूल विच इज एज फॉलो। यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं IUPAC के द्वारा, जो कि आपको बताए गए हैं और जिनका उपयोग करके आप क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे। ओके, तो पहला है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। आपको क्या करना है, कार्बन जो यौगिक है उसमें कार्बन के एटम की कितनी संख्या है उसकी पहचान करनी है। ओके, चलिए, कार्बन के परमाणु की संख्या की पहचान, कि यानी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहां पर प्रेजेंट। ओके, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, दिस चेन डिटरमिन्स द पेरेंट नेम ऑफ द
कंपाउंड। ओके, क्या कहा गया है यहाँ पर, आपको फाइंड करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो भी कंपाउंड है उसमें सबसे पहले सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी होगी कार्बन की, वो आपको बतानी है। और श्रृंखला कौन सी, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप भी आएगा। क्लियर, विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि एक ही कंपाउंड में 2-3 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी भी देखनी है कि प्रायोरिटी किसकी अधिक है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो वाले ग्रुप की श्रृंखला को आपने चुनना है और उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होनी चाहिए। दिस चेन डिटरमिन द पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड। और ये चेन आपको क्या बताती है, वर्ड रूट देती है या पेरेंट नेम यानी कि जनक नाम देगी उस कंपाउंड का। ओके, अभी आप समझ जाएंगे जनक नाम या पेरेंट नेम आप किसे कहते हैं, जो लास्ट में आता है आपका। क्लियर, या आप क्या कहते हैं, वर्ड रूट किसे कहते हैं। एक आता है आपका वर्ड रूट, एक आता है सफिक्स, एक आता है प्रीफिक्स। प्री का मतलब क्या है, पहले, जिसको पहले लिखा जाएगा। सफिक्स का जो बाद में लिखा जाए। वर्ड रूट जो मेन वर्ड आएगा जो आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएगा। सी एटम्स इन दी चेन, श्रृंखला में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं वो आपको वर्ड रूट बता। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखो कार्बन की 4-4 संयोजकताएं, तो 4-4 बॉन्ड सभी कार्बन बनाएंगे। तो देख लो बन रहे हैं सबके 4-4 बॉन्ड। क्लियर, पहली बात क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के कितने परमाणु हैं उनको आइडेंटिफाई कर। तो यहां पर आपको 4 ही कार्बन दिख रहे हैं। श्रृंखला आपको चुननी है, तो श्रृंखला यही वाली हो जाएगी। श्रृंखला का मतलब है कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूएशन में एक के बाद एक आपके कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर ये सारे चारों कार्बन एटम एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नंबरिंग कर लेते हैं, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4। कहीं से का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग अभी सीखेंगे कि नंबरिंग होती कहाँ से। तो 4 कार्बन के परमाणु। अब देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको बताया गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उनके लिए वर्ड रूट क्या आएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर आपके पास एक कार्बन का परमाणु है, एक ही कार्बन है, तो उसके लिए वर्ड रूट आता है मिथ। अगर 2 कार्बन एटम है तो उसके लिए क्या आता है, इथ आता है। 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रोप आता है। 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट आएगा। 5 के लिए पेंट आता है। 6 कार्बन के लिए हेक्स आएगा। ओके, इसी तरह से 7 के लिए आपका हेप्ट आएगा, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डिक्स। ओके, इस तरह से। देन हमने यहां पर देखा कि हमारे पास है 4 कार्बन एटम्स, तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या है आपका, ब्यूट है। तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम, ब्यूट। अब हमें देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध बन रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो पहले और दूसरे के बीच में आप देखेंगे तो एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच देखेंगे तब भी सिंगल बॉन्ड है, और तीसरे और चौथे के बीच में देखते हैं तब भी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या था, वहां पर एल्केन को जिसे आप पढ़ रहे थे, तो एल्केन के लिए एन की साउंड आती है, ए एन ई, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट एन, ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नेम हो गया ब्यूटेन। क्लियर, चलिए नोट करिए इसे, फिर कंपाउंड देखते हैं अपने। चलिए अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी कैसे बताएंगे, प्रायोरिटी तो आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग बतानी पड़ेगी, जहां पर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया जाएगा प्रायोरिटी का। ओके, तो ये आपकी प्रायोरिटी टेबल है।
जो आपको बताएगी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रायोरिटी देना है। तो जिसको आपको प्रायोरिटी देनी है उसको आपको कहाँ रखना है, सफिक्स में रखना है। क्लियर? क्लियर है आपको? सफिक्स प्रीफिक्स, देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड रूट का मतलब क्या बताया मैंने, जहां पर आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएंगे, ठीक है। प्री का मतलब क्या है, जो आपका कम वरीयता का समूह होगा उसको आप प्रीफिक्स में रखते हैं, और जो आपका अधिक वरीयता का समूह होगा उसको आप कहाँ रखेंगे, सफिक्स में रखेंगे, ठीक है। तो अब वरीयता किसकी है सबसे अधिक, तो इस टेबल में आपको दिख रहा है सबसे ऊपर लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्रीफिक्स में अगर ये आता है कभी तो कार्बोक्सी आप लिखेंगे, सफिक्स में जब ये जाएगा तो ओइक एसिड कहलाएगा। सफिक्स में जब किसी कंपाउंड के साथ ये जुड़ा हुआ होगा, यानी कि कोई और वरीयता का समूह भी है, अगर नहीं भी है, अगर ये जुड़ा हुआ है वहां पर, तो वो आप उसके लिए ओइक एसिड लिखेंगे, ओके, लास्ट में। जैसे मिथ एन ओइक एसिड, तो मीथेन ओइक एसिड, तो वो क्या, मिथ क्या बता रहा है आपको कि एक कार्बन एटम है, एन बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, ओइक एसिड क्या बता रहा है कि वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, जहां जैसे यहाँ पर पेंटेनोइक एसिड का एग्जांपल दिया गया है। इसके बाद आपका आता है एसिड एनहाइड्राइड, इससे कम वरीयता का। देन कार्बोक्सिलिक एस्टर, अमाइड, नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड आएगा। कीटोन, कीटोन से कम वरीयता का है अल्कोहल, देन अमाइन, देन एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल ग्रुप आपके अंत में आते हैं। यानी कि जो सबसे नीचे है उसको आप हमेशा प्रीफिक्स में लेंगे, पहले लेंगे। अब इनके लिए प्रीफिक्स में क्या आएगा और सफिक्स में क्या आएगा, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रीफिक्स में लिया जाता है तो कार्बोक्सी आप उसको बोलेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, ओके। तो देखिए सबसे ऊपर आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे कम वरीयता एल्डिहाइड की है, एल्डिहाइड से कम आपके कीटोन की है, कीटोन से कम एल्कोहल की है, देन एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्केन भी आएंगे और फिर एल्काइल ग्रुप, ओके। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स में आपका क्या कहला रहा है, कार्बोक्सी, सफिक्स में ओइक एसिड। प्रीफिक्स का मतलब पहले जब आएगा, सफिक्स का मतलब जब बाद में उसको लिखेंगे। एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स में, यानी अगर एल्डिहाइड से अधिक वरीयता का ग्रुप वहां पर जुड़ा हुआ है, जैसे एल्डिहाइड भी है, सीएचओ ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है कंपाउंड में, तो आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड का नाम पहले लिखेंगे यहाँ पे, तो ऑक्सो से आप स्टार्ट करेंगे, क्लियर। देन वर्ड रूट आएगा, देन आप कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड लिखेंगे, क्लियर। उसके बीच में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके अकॉर्डिंग आप नाम लिख लेंगे। तो प्रीफिक्स में ऑक्सो आएगा, और जब वो सफिक्स में जाएगा तो उसके लिए अल आएगा, जैसे मैंने बताया था ना, मीथेनल, आपको इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, तो वो अल आपका सफिक्स में जाएगा जब वो ज्यादा वरीयता का हो, ठीक है। कीटोन, कीटोन के लिए आपका क्या आएगा, ऑक्सो आएगा प्रीफिक्स में, और सफिक्स में आएगा ओन। तो इससे कीटोन से अधिक वरीयता का कौन कौन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और एल्डिहाइड हो गया, जो आपके लिए है, ठीक है। एल्कोहल, हाइड्रोक्सी आएगा प्रीफिक्स में, यानी कि जब इससे अधिक वरीयता का ग्रुप वहां पर है, अगर नहीं है तो ऑल आएगा। उसी तरह एल्कीन, इनाइल और इन, एल्काइन के लिए आप आइन जोड़ते हैं, एल्काइल आपका आइल ही आएगा, मिथाइल। एल्काइल ग्रुप कौन से हैं, जब मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा लो, मीथेन क्या है, एल्केन है, एल्केन से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो क्या हो जाता है, एल्काइल हो जाता है। तो मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, इस तरह से आपके एल्काइल ग्रुप हैं, और ये आपके जनरली प्रीफिक्स में ही जाते हैं क्योंकि ये सबसे कम वरीयता के समूह है, ओके। चलिए तो अब एक कंपाउंड ले लेते हैं, अभी आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। पहली चीज समझ में आ गई कि नंबर, चलिए सेकेंड है आपका, चेंज द एंडिंग ऑफ द पेरेंट एल्केन, एल्काइन to the suffix of the highest priority group, which gives the parent name of the compound. Usually drop the last letter E before adding the suffix, except for nitrile where the E is kept. क्या कहा गया है यहाँ पर, जब आपका ग्रुप कोई फंक्शनल ग्रुप वहां पर होगा तो आप जनरली क्या करेंगे, आप एल्केन एल्कीन के साथ साथ उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी ऐड करेंगे। जैसे आपने क्या कहा कि यहाँ पर आपके पास क्या था, अभी हमने ब्यूटेन का एग्जांपल लिया,
ये आपका ब्यूटेन है, ये आपके सारी जगह क्या था, हाइड्रोजन था। ये ब्यूटेन है आपका। आप कह रहे हो कि यहां पर हमने एक जगह, एक स्थान पर क्या किया, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, सपोज OH ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप आ गया आपका यहां पर। अब क्या होगा, सबसे अधिक वरीयता का जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको आपने सफिक्स में रखना है। तो क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका एक ही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब आप कार्बन चेन को देखते हैं तो कार्बन की चेन अभी भी यही होगी, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसी कार्बन चेन से आपका ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, जो सफिक्स में पहले आप क्या लिख रहे थे, ब्यूट एन लिख रहे थे, ये लिख रहे थे। अब आपको क्या करना है, ये ई को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा, ये ई हटा दिया, प्लस क्या करना है, इस OH के लिए सफिक्स में क्या जाता है, हमने क्या देखा था अभी, जब भी OH ग्रुप आएगा सफिक्स में अधिक वरीयता का होगा तो ऑल जुड़ेगा आपका, OL। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस ऑल, तो क्या हो गया ये ब्यूटेनॉल। क्लियर, पहली चीज क्लियर है। इस तरह से आप क्या करते हैं, ई को हटा करके आपने क्या कर दिया, जो भी सफिक्स में अधिक प्रायोरिटी का आ रहा है, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी का कोई ग्रुप है आपका, तो आप उसके लिए सफिक्स में जो भी यूज करते हैं वो आप लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप था यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका था, तो उसके लिए आपने ऑल लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। ओके, अभी ये इसका नाम कंप्लीट नहीं हुआ है, हम एक एक स्टेप करके सीख रहे हैं। ओके, चलिए देन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी है आपने कि फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका। जैसे डबल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स में इन जाता है, ये तो आपको पता ही है। इथ लिख रहे थे हम, उसके आगे इन लगा रहे थे, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ट्रिपल बॉन्ड आपको, ये बॉन्डिंग किसके बीच में है, सी और सी के बीच में है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, देन ट्रिपल बॉन्ड में आपका आइन आ गया सफिक्स में, यानी बाद में। क्लोरीन जब आएगा तो ये प्रीफिक्स में जाता है, ये सफिक्स में नहीं जाएंगे। हेलोजन कंपाउंड जो भी होते हैं तो उसके लिए क्लोरो आएगा, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो आएगा, आयोडीन है उसके लिए आइडो आएगा, प्रीफिक्स में यानी कि पहले लिखा जाएगा वर्ड रूट से पहले। इसके अलावा एल्कोहलिक ग्रुप है, प्रीफिक्स में आपका हाइड्रोक्सी ये कहलाता है, और सफिक्स में जैसे आपने इससे पहले वाला एग्जांपल देखा ऑल, एल्डिहाइड, ऑक्सो और अल। कीटोन भी ऑक्सो कहलाता है प्रीफिक्स में और ओन कहलाता है सफिक्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आपको पता है सफिक्स में इसके लिए ओइक एसिड आए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा गया, अब आपको कार्बन चेन या कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करनी है। उसको क्या करना है, एक आपने श्रृंखला चुन ली और उस श्रृंखला में जो भी कार्बन के परमाणु हैं उनको आपने एक संख्या देनी है, एक ऑर्डर में बताना है कि किधर से किधर को आप नंबरिंग देंगे। और नंबरिंग कैसे करेंगे, द एंड टू द हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप, यानी जिसकी वरीयता सबसे अधिक होगी उसको आपने कम नंबरिंग पर रखना है। यानी चेन आपने उसी साइड से शुरू करनी है बनानी, उसी साइड से आपने नंबरिंग करनी है जिस साइड से या जिस ओर से आपको हाईएस्ट जो प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है वो नजदीक पड़े, यानी कम नंबरिंग पर आए। तो आपके पास क्या कंपाउंड था, आपके पास था ये कंपाउंड। अब नंबरिंग दो तरह से हो सकती है, देखो एक नंबरिंग है 1 2 3 4। आपने किस पर ध्यान दे रहे हैं, OH पर ध्यान देना है कि OH को हमें कम नंबरिंग पर रखना है। दूसरा क्या होगा 1 2 3 4, सिर्फ कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है श्रृंखला में, ये ध्यान रखना है। ओके, तो आपने क्या किया, नंबरिंग कर दी दो, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है। एक आपको 1 OH बता रहा है और दूसरा आपको 4 OH बता रहा है। तो रूल कहता है कि आपको क्या करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कम नंबरिंग पर रखना है। तो कम नंबरिंग यानी कि हम उसी ओर से नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 यानी राइट टू लेफ्ट हमने नंबरिंग कर दी है कार्बन की चेन। क्लियर, अब आपका कंपाउंड क्या हो गया, ब्यूटेनॉल तो लिख लिया आपने,
ये ब्यूटेनॉल हमें बताएगा कि ऑल जो है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है? पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो उस 1 को आप आगे लगा लेते हैं इस तरह, ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, और ब्यूट इन 1 और ये भी लिख सकते हैं। तो ये सब आपको क्या बता रहा है कि पहले नंबर का जो कार्बन है उस पहले नंबर के कार्बन से आपका क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है। और इसमें टोटल कितने कार्बन है श्रृंखला में? 4 कार्बन है। ये आपको ब्यूट बता रहा है। ब्यूट ने क्या बताया कि 4 कार्बन की श्रृंखला है। एन क्या बता रहा है कि चारों कार्बन आपस में सिंगली बॉन्डेड है, एकल बंधों से जुड़े हुए हैं, सबके बीच में एक एक डैश है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में। और ऑल आपको क्या बता रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और कहां पर जुड़ा हुआ है? 1 आपको बता रहा है पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इसी कंपाउंड को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दिया अब आपने OH, तो अब यहां से आप नंबरिंग शुरू कर देंगे 1 2 3 4, लेफ्ट टू राइट आप नंबरिंग शुरू कर देंगे। ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने OH ऊपर वाली साइड को जोड़ा है, इस साइड को आप OH जोड़ सकते हो, नीचे वाली साइड में जोड़ सकते हो, किसी भी साइड में जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ना आपको पहले नंबर के कार्बन से ही है। ओके, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। फिर एक और एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। चलिए इसी को दूसरी तरीके से करके देखते हैं। यहां हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ा था ना, अब हम इसको यहां जोड़ लेते हैं। यहाँ H आ गया, फिर से कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करनी है, तो 4 बॉन्ड कार्बन आपके बनाएगा। अब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है, ठीक है, श्रृंखला वही है, 4 ही कार्बन के परमाणु हैं। फिर से क्या करेंगे? फिर से नंबरिंग करेंगे। एक नंबरिंग आपने ऑलरेडी करी हुई है, राइट टू लेफ्ट, अब लेफ्ट टू राइट करते हैं, 1 2 3 4। ओके, अब इसको देखो, आपका एक बार आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पे आ रहा है? दूसरे नंबर के कार्बन पर आ रहा है जब आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं। और एक बार कहां पर आ रहा है? जब आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो 3 पर आ रहा है, एक बार 2 पर आ रहा है, एक बार 3 पर आ रहा है। तो कौन सी वाली नंबरिंग सही होगी? जो उसको कम नंबरिंग पर रख रहा है, कम नंबर पहली संख्या पे रख रहा है, यानी कि ठीक है, हमें चलना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? कम से ज्यादा की, ठीक है। तो कम पर हमें क्या करना होता है? अधिक वरीयता के फंक्शनल ग्रुप को यानी क्रियात्मक समूह को रखना होता है। तो इसके अनुसार या इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि वो 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रख रही है, जबकि जब हम नीचे वाली नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो वहां पर वो तीसरे नंबर के कार्बन पर आ रहा है। तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा? है तो अभी भी 4 ही कार्बन, तो ब्यूट अभी भी आएगा। चारों कार्बन अभी भी क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एन अभी भी आएगा। ई हम हटा देंगे क्योंकि अधिक वरीयता का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ गया है, जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके लिए हमने ऑल लगाना है। और ऑल की पोजीशन क्या है? 2 है, तो ऑल 2, ब्यूटेनॉल 2। अब ब्यूट आपको बता रहा है कि 4 कार्बन है, एन बता रहा है चारों सिंगली बॉन्डेड है, और 2 आपको बता, ऑल आपको बता रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 2 बता रहा है कि कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर के कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है। ओके, चल इसको नोट करिए। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, जैसे ये दिया है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले देखनी है कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी बनेगी। अभी तो हमने चेन वाले देखे नहीं, अभी ब्रांच में भी आपके कार्बन ग्रुप्स जुड़ेंगे। कार्बन की श्रृंखला देखी, ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें कि आपका फंक्शनल ग्रुप आए अधिक वरीयता का। तो आपने कार्बन चेन चुनी जिसमें आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे उस कार्बन चेन की, उसको नंबर देंगे 1 2 3, कार्बन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, या तो लेफ्ट टू राइट कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, यही करेंगे और क्या करेंगे। या ऊपर नीचे में अगर ब्रांच में कार्बन जुड़ रहा है तो उस तरह से नंबरिंग करेंगे, यानी
दो एंड तो आपको मिलेंगे ही ना, दो सिरे मिलेंगे, तो दोनों साइड से आप नंबरिंग करके देखेंगे। आपको नंबरिंग कौन सी सही होनी चाहिए, जहां पर आपका वो फंक्शनल ग्रुप कम नंबरिंग पर आए, वो किया हम लोगों ने। जैसे इसके केस में हमने कार्बन की श्रृंखला चुनी, 4 कार्बन की एक श्रृंखला चुनी, जिसमें आपका OH यहां पर जुड़ा हुआ है इसी श्रृंखला से, और आपने दो तरह से नंबरिंग की थी। एक बार आपने बोला कि मैम हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 पर आ रहा है, और दूसरी बार आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 नंबर पर आ रहा था, 3 नंबर के कार्बन एटम पर। तो हमें कौन सा सही होना चाहिए, जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 नंबर पे आ रहा है। क्लियर, क्योंकि वो कम है ना, वो पहले आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में वो पहले आएगा। तो इस प्रकार से आपने बोला कि 4 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट ब्यूट आ गया, चारों सिंगल बॉन्डेड है, एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए एन आ गया, और चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो सफिक्स में जाएगा तो ऑल उसके लिए आएगा, और क्योंकि वो दूसरे नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो हम उसके आगे 2 लिखेंगे, तो ब्यूटेनॉल 2। ओके, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। क्लियर। एक और प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, फिर क्या होता है, फिर से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 1 2 3। अब कौन सी नंबरिंग सही होगी, अब लेफ्ट टू राइट जो आपने नंबरिंग की है वो आपकी सही होगी, यानी ब्यूटेनॉल 3 नहीं होगा, ब्यूटेनॉल 1 ही होगा या ब्यूटेनॉल 2 ही होगा। तो यानी जो नीचे वाली नंबरिंग आपकी है वो आपकी सही, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, वही ब्यूटेनॉल 2, क्योंकि अब आपने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। तो अब अभी भी कार्बन आपका जो दूसरे नंबर का कार्बन है वो उस पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर जैसे स्टार्ट किया है, तो कुछ रूल्स ही अभी आप लोगों ने इसमें पढ़े हैं, जिनके आधार पर हमने कुछ कंपाउंड्स का यहाँ पर नामकरण किया, और आने वाले सेशन में हम कुछ और कंपाउंड्स का नामकरण यहाँ पर करेंगे, और उनका क्या नाम बनेगा IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग वो हम लोग सीखेंगे। यहाँ तक आपने अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। आपकी बुक में कुछ कंपाउंड्स होंगे जिनका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, तो उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।